नमस्कार। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अथवा पोर्टल हेतु अनुमानित होगी। इसके की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, बाकी प्रेस नोट में और डिटेल है। अगला जो मद है, वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन 7वां वेतन की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के 3,849 नियमित एवं पूर्णकालिक कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन, मैट्रिक्स अथवा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में उनको 5वें 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों में उनको शामिल किया गया था। तो अब इन्होंने 7वें वेतन आयोग की भी सुविधा उनको देने का फैसला लिया है। अब इसमें शासन आदेश 3/1/2017 में निहित प्रावधान के अनुरूप दिनांक 1/1/2016 से वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन 7वें वेतन की संस्तुति के अनुसार ये इसमें लागू किया गया है। अगला जो मद है, मैं वो आदेश की संख्या पढ़ी आप 16 का। एक और इसमें मद है, प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता से उच्चीकृत मुजफ्फरनगर सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग से इसमें राज्य मार्ग संख्या 59 के प्रारंभ में दिल्ली नीति पास मार्ग NH 58 से लिंक करने हेतु रामपुर बाईपास मार्ग लंबाई 1.20 किलोमीटर उपसा को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में है। उपसा 20। अगला जो मद है, जनपद चंदौली के अंतर्गत तहसील मुगलसराय का नाम तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किए जाने के संबंध में है। अगला जो मद है, मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूं, कोई अगला मद है, ग्राम कनौसी तहसील सदर जनपद लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की जमीन पर जनहित में मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को भूमि का अंतरण किए जाने के संबंध में है। इसका भी नोट आपको मिल जाएगा। अगला जो मद है, सिंचाई खंड गोरखपुर के नियंत्रणाधीन ग्राम झुलनीपुर ब्रैकेट में है निचलौल जनपद महाराजगंज में सिंचाई विभाग की रिक्त पड़ी भूमि सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर को ट्रांसफर किए जाने के संबंध में। अगला जो मद है, ये रकबा है 1.0163 हेक्टेयर। रकबा है
1.0163 हेक्टेयर, 1.0163 हेक्टेयर। अगला जो मद है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नलकूप परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.00 क्यूसिक क्षमता के 00 क्यूसिक 00 क्यूसिक क्षमता के 2000 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत इसमें जीएसटी के बाद का है, इसलिए इसको कैबिनेट में लाना पड़ा है, बाकी सब पहले से ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की जानकारी मिल रही थी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आप सीधा देख रहे थे, और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा इसको दे रहे थे। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि जनरल कोटा बिल केंद्र सरकार ने जो पास किया, जो संविधान में संशोधन करके उसको हूबहू लागू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इसका मतलब ये कि सभी श्रेणी की नौकरियों में 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग के 8 लाख से कम आय वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको मिलेगा। ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख इलाके के खारडुंगला में बर्फीले तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। बर्फ में 10 लोग दब गए। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बर्फ में दबे 4 लोगों को निकाल लिया गया है। 6 लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सुबह बर्फीला तूफान आया था। इस दौरान वहां से गुजर रहे 10 लोग इस तूफान की चपेट में आ गए हैं। ये सभी पर्यटक बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने आगामी मौसम को देखते हुए मौसम की एडवाइजरी जारी की है और इसमें 20 से 23 जनवरी को कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। इसमें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य संपर्क मार्गों पर मार पड़ सकती है। किसानों को मौसम से होने वाले नुकसान से बचाव के उपाय करने के लिए कहा गया है। हमारे जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोज, इस वक्त ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास वहां पर जो चल रहा है उसके बारे में? देखिए राजेंद्र, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जैसा कि हमने बताया कि 4 जो डेड बॉडीज हैं वो निकाल दी गई हैं। सुबह हमने ये बताया था कि 4 लोगों को निकाला गया है। वो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या है वो जिंदा है या फिर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचा गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो 4 लोग की लाशें जो है अभी तक निकाली जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स थे उसके अनुसार 6-10 लोग जो हैं उसमें दबे हुए थे उस एवलांच के नीचे, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक टिप्पर जो कि माल बरदार गाड़ी होती है वो इसकी चपेट में आ गए। तो ऐसे लगता है कि अभी 6 लोग और हैं जो इस बर्फानी तोते के नीचे आए हुए हैं। लगातार वहाँ जो एयरफोर्स, सेना और पुलिस के लोग जो हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। वो कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को वहां से निकाला जाए। हमें कोशिश ये रहेगी रेस्क्यू टीम्स की कि जिंदा निकाला जाए, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 4 डेड बॉडीज निकालने में भी कामयाबी हाथ लगी है। और साथ ही जैसे कि हमने कहा कि मौसम विभाग जो है पहले ही ये अलर्ट जारी किया था कश्मीर वैली और बाकी जो एरियाज हैं, खासतौर पर कश्मीर वैली और लद्दाख में जो मौसमी हालात रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी हुई थी, काफी हिमपात हुआ था, उसके चलते ये अलर्ट जारी किया गया था कि एवलांच आने का खतरा है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने उन जो चेतावनी दी गई थी उसको नजरअंदाज किया और यह हादसा जो अब पेश आया जिसमें अभी तक 4 लोगों की जान गई है और जो बाकी जो 6 हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। जी शुक्रिया मनोज आपका। सुबह यह हिमस्खलन हुआ, 4 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर मुरादाबाद से है। वहां पर हर्ष फायरिंग में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह घटना एक शादी समारोह में जयमाला के कार्यक्रम के दौरान हुई है।
मुरादाबाद से बेहद अफसोसनाक खबर। हर्ष फायरिंग में 2 महिलाओं की मौत, 6 जख्मी। हर्ष फायरिंग तमाम कानून बनाने के बाद, निर्देशों के बाद भी नहीं रुक रही। हर्ष फायरिंग हुई है मुरादाबाद में, 2 महिलाओं की जान चली गई है, 6 जख्मी। 2 महिलाओं की मौत गोली लगने से हुई है। जयमाला के दौरान यह हादसा हुआ। हर्ष फायरिंग कब रुकेगी, बड़ा सवाल है। कब इस तरह से हर्ष फायरिंग में होने वाली मौतें रुकेंगी, इनसे होने वाला नुकसान रुकेगा, ये बड़ा सवाल समाज के सामने मुंह बाए खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बावजूद हर्ष फायरिंग नहीं रुक रही। कभी कभी ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि जिन लोगों को हर्ष फायरिंग रोकनी है वो खुद हर्ष फायरिंग कर रहे होते हैं। मुरादाबाद में फिर से हर्ष फायरिंग हुई है। गोली लगने से 2 महिलाओं की मौत की खबर है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इस हर्ष फायरिंग में। जयमाल कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ, वहां पर शादी में, थाना मूना पांडे इलाके के हेरोला गांव। बेहद दुखद अंदाजा लगाइए, जहां पर खुशियां चरम पर पहुंच रही हों, जयमाल हो रही हो और उसी वक्त हर्ष फायरिंग में खुशी में चलाई गई गोली में 2 महिलाओं की मौत गोली लगने से हो जाए, 6 लोग जख्मी हो जाएं। क्या टूटा होगा किस तरह से दुखों का पहाड़ उस पूरे कुनबे पर, उस सारे समूह पर। कब रुकेगा ये सब कुछ, ये बहुत बड़ा प्रश्न। समाज ही को इसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे संघ के सह सर कार्यवाह भैयाजी जोशी अपने राम मंदिर पर दिए बयान पर डैमेज कंट्रोल करते दिखाई दिए। भैयाजी जोशी ने एक कार्यक्रम में कल मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि लगता है कि अब राम मंदिर 2025 में ही बन पाएगा। वहीं जब आज प्रेस ने उनसे उनके इस बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आज से राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो उसे बनने में 5 साल लग जाएंगे और फिर इस तरह से 2025 में ही मंदिर बन पाएगा। भैयाजी जोशी ने पत्रकारों के ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए। मंदिर को लेकर कहा कि 25 तक बन जाएगा सर, क्या वो सटायर था या वाकई में मंदिर 2025 में? हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है सर? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। नहीं सर, लेकिन जो आपको लगता है कि लगातार सरकार वो सरकार से पूछिए। तो आप चाहते हैं 25 तक बनेगा मंदिर? हाँ बनेगा। अध्यादेश लागू करने की बात आपने करी है। देखिए मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। सर आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए, अब सब 25 तारीख की डेट आ गई सर। और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा, तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। तो सर क्या ये मान के चला जाए कि चुनाव में एक बार जनता को फिर से ये बात कही जाएगी? मंदिर को लेकर कहा कि 25 कुछ सवालों के उत्तर नहीं दिए भैयाजी जोशी ने। बहरहाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आजादी के 70 साल होने के बाद ऐसा नहीं है कि देश ने तरक्की नहीं की। देश आगे बढ़ रहा है और भारत का भविष्य उज्जवल है। 70 साल में हम भी चले हैं तो आगे बढ़े ही। मैं निराशावादी बिल्कुल नहीं हूं। भारत आगे बढ़ा है और भारत आगे बढ़ने वाला है। अब भारत का भविष्य उज्जवल है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। और ये विश्वास अंधविश्वास नहीं है, जो देखता हूं चारों ओर उससे लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छात्रों को परीक्षा के तनाव से बाहर आने की टिप्स देंगे। 29 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा 2 कार्यक्रम में देश भर से आए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से प्रधानमंत्री सीधे संवाद करेंगे। वहीं जो छात्र इस संवाद में सीधे नहीं पहुंच पाएंगे वो पीएम मोदी के सफलता मंत्र को लाइव देख सकेंगे। 7 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही एग्जाम सीजन का आगाज हो जाएगा। इसके बाद से आईसीएसई और सीबीएसई और अन्य स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाएं होंगी। ऐसे में यह कार्यक्रम बहुत अहम माना जा रहा है। इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर अस। और इतने मतलब प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को खुद मतलब वो लाइव होंगे, वो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। और जो बातें वो बताएंगे वो हम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी हमारे एग्ज़ाम्स को लेके। सबसे पहली बात तो ये कि देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है,
पूरे देश को चलाने वाला इंसान बच्चों से डायरेक्ट इंटरैक्शन करने जा रहा है, ये एक हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये कमिंग 29 जनवरी को प्रोग्राम होने वाला है और इसमें हमारे भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है इसमें बच्चों का। जो लीडर होता है उसकी, या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कही गई बातें जितना इम्पैक्ट देती हैं उतना आम आदमी की बातें इम्पैक्ट नहीं देती हैं। तो उनको जब ये कहेंगे कि हमारे पीएम साहब इस तरीके के इनिशिएटिव ले रहे हैं तो नेचुरली उन पर इसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बच्चों से रूबरू होंगे, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मैंने स्वयं भी पत्र लिखकर सभी विद्यार्थियों को एक खुली पाती भेजी है कि विद्यार्थी अपनी परीक्षा में किस प्रकार से तनाव मुक्त रह सकें। परीक्षा का नाम आते ही स्टूडेंट्स के चेहरे पर तनाव दिखने लगता है और अगर बात बोर्ड एग्जाम्स की हो तो ये तनाव और भी बढ़ जाता है। पीएम मोदी एक बार फिर से स्टूडेंट्स के इस तनाव को दूर करने के लिए उनसे सीधा संवाद करेंगे। स्टूडेंट्स को भी 29 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है जब पीएम मोदी उन्हें परीक्षा में सफलता के टिप्स देंगे। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर सफाई पीजीआई में भीषण आग लग गई है। पुराने एमएस ऑफिस और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आग लगी है। दमकल के कई वाहन इस आग को बुझाने में जुटे हैं। आगजनी से पीजीआई के तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूत्रों के मुताबिक जानबूझकर यह आग लगवाई गई। घोटालों को छिपाने के लिए आग लगवाई गई। सफाई पीजीआई में करोड़ों के भुगतान में अनियमितता की जांच चल रही है। जानबूझकर आग लगवाई गई, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, ताकि जांच में वो चीजें सामने ना आए जो करोड़ों के घोटाले से जुड़ी हुई हैं या उसको साबित कर सकती हैं या उससे संबंध रखती हैं। पुराने एमएस ऑफिस और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आग लगी बताई जा रही है। साजिश वाली आग सफाई पीजीआई में। तमाम अहम दस्तावेज इस आग में जलकर खाक हो गए। करोड़ों के भुगतान में अनियमितता की जांच चल रही है सफाई पीजीआई में और यही वजह है कि साजिश रचने वालों ने ये काम किया है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। प्रबंधन क्या कहता है इस अग्निकांड पर पूरी तरह काबू पाने के बाद, क्या आकलन करता है, उसका कहना है कि वो मीडिया के सामने रखेगा, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये साजिश के तहत आग लगाई। तस्वीरें आप देखिए सफाई पीजीआई की, ये देखिए आपका एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और पुराने एमएस ऑफिस में लगी आग को आप देख पा रहे हैं और उससे जो धुएं का गुबार छाया हुआ है पूरी बिल्डिंग के भीतर, एलसीडी जल गई और जो चीजें जलकर खाक हुई हैं उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव फुटेज सफाई पीजीआई का इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एलसीडी जल गई यार, सब जल गया। आग साजिश वाली है, जाहिर सी बात है कुछ लोग इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं कि ये दस्तावेज या घोटाले से जुड़े कागजात जांच एजेंसियों तक ना पहुंचे। एलसीडी जल गई यार, सब जल गया। दो डिपार्टमेंट्स प्रमुख रूप से इस अग्निकांड का के लपेटे में आए, एक का पुराना एमएस ऑफिस, दूसरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। एलसीडी जल गई यार, सब जल गया। इधर फर्रुखाबाद में युवा महोत्सव में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों के बाद अचानक मिस यूपी के खिताब को लेकर बवाल हो गया। जीत का ताज दूसरे के हाथ पे जाते ही दूसरी प्रतिभागी ने हंगामा कर दिया। हंगामा होता देख आयोजक मौके से खिसक गए। मिस यूपी की प्रतियोगिता में लखनऊ की हर्षिता दुबे और मऊ की आकांक्षा तिवारी ने भी प्रतिभाग किया था। निर्णायक मंडल ने मिस यूपी का खिताब आकांक्षा तिवारी को दे दिया। इस बात पर प्रतिभागी हर्षिता दुबे ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ धोखा हुआ है। मिस यूपी का खिताब की असल दावेदार वो है, असल हकदार वो है।
आकांक्षा तिवारी को गलत तरीके से खिताब मिला है और ये मिली भगत के चलते हुआ है। हर्षिता ने यह भी कहा कि यहाँ हुनर के हिसाब से खिताब नहीं दिए जाते। उसने हंगामा करते हुए चेतावनी दी कि यदि उसको यूपी का खिताब नहीं दिया गया तो वो वहां से नहीं जाएगी और ये देखकर आयोजक मौके से खिसक गए। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे खबर दोपहर। धन्यवाद।